हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, जहां पर हम जानेंगे चोला एम्पायर के बारे में, चोला किंगडम के बारे में। तो ये नाम तो आप सभी को सुना सुना लग रहा होगा, क्योंकि हमने पहले भी चोलास के बारे में डिस्कस किया। हाँ, ये वही चोला है, लेकिन तब वो जो उनका एक किंगडम था वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया, उनका प्रभाव समाप्त हो गया और वो सामंत बन चुके थे, वो फ्यूडेटरी सिस्टम में आ चुके थे। वही सामंत वापस से उठ खड़े होंगे और एक बहुत बड़ा और स्टेबल किंगडम बनाएंगे, जिसको हम चोला किंगडम के नाम से जानते हैं। और इसे हम कहाँ पढ़ते हैं? पूर्व मध्यकाल में, यानी जो मिडिवल हिस्ट्री का अर्ली वाला टाइम पीरियड है, वहां पर हम इसे स्टडी करते हैं। इस टाइम पीरियड में जहां पर हमने जाना था कि नॉर्थ इंडिया में पूर्व मध्यकाल में कोई बड़ा किंगडम नहीं दिखता है, छोटे छोटे किंगडम्स दिखते हैं, वो भी आपस में उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा था। चाहे हम बात करें पाल हो गए, गुर्जर प्रतिहाराज हो गए, राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इधर पल्लवास थे, पांड्यास थे, लेकिन कोई बड़ा किंगडम नॉर्थ में तो नहीं दिख रहा था। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम साउथ की बात करें तो प्राचीन काल की समाप्ति और मध्यकाल की शुरुआत में दक्षिण भारत में एक एकीकृत हमें साम्राज्य दिखाई देता है, जिसे हम चोला एम्पायर या चोला किंगडम के नाम से जानते हैं। इंटरेस्टिंग क्या है कि ये जो चोलास थे, ये केवल भारत के दक्षिणी हिस्से पे नहीं, बल्कि इन्होंने विदेशों तक अपना प्रभाव या प्रभुत्व कायम किया। चाहे हम बात करें श्रीलंका की या मालदीव्स की बात करें, या फिर हम बात करें श्री विजय एम्पायर या किंगडम, जो हमें दिखाई देता है इंडोनेशिया मलेशिया वाले रीजन में, वहां तक इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया, यानी उन्हें तक पराजित कर दिया था। इवन जो बे ऑफ बंगाल वाला पूरा रीजन है, बंगाल की खाड़ी वाला पूरा का पूरा क्षेत्र है, उस पर इतना प्रभाव जमा लिया था कि उसे चोला लेक के नाम से जाना जाने लगा। तो ये इतना महत्वपूर्ण एम्पायर है, इतना महत्वपूर्ण किंगडम है, इसलिए हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा। ये तो रही बात राज्य की। अगर हम बात करें आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर हमें जो टेम्पल आर्ट है वो अपने क्लाइमेक्स पर डेवलप होते हुए दिखाई देता है। यानी बिल्कुल इस समय आप देखेंगे दक्षिण भारत में जो मंदिर होंगे वो एक कला की चरमता को प्रदर्शित करेंगे, जिसे हम आज जानेंगे। तो वो टेम्पल आर्ट हमें यहाँ पर दिखता है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिटरेचर का क्या डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे स्कल्पचर हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर ये कला साहित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट था, प्रशासनिक दृष्टि से भी हमें यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट दिखाई देती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन, जो भारत में आगे चल के इंट्रोड्यूस्ड होगा, तो वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीजें हम हमारे आज के सेशन में डिस्कस करने वाले। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थोड़ा सा इसकी स्टोरी जानेंगे, फिर हम इनके आर्ट एंड कल्चर के बारे में जानेंगे, और थोड़ा जो बचेगा वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, जो हमारा एनसीईआरटी चल रहा है आर्ट एंड कल्चर का, और थोड़ा बहुत हम इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हुए चलेंगे, ठीक है। और मैं मानकर चल रही हूँ कि आप लोग मेरी एंशिएंट की सीरीज को फॉलो करके आ रहे हैं। अगर आप उसको फॉलो कर रहे होंगे तो जो लास्ट एंशिएंट एंड हुआ है ना, वहां पर जो किंगडम्स थे उनके साथ में इनका लिंक है। ऐसा तो नहीं है कि भारत के सारा पूरा क्षेत्र साफ हो गया, सारे राजा निपट गए, फिर कोई किंगडम, तो वो चीजें कनेक्ट हैं। तो यहाँ पर मैं गंगवंश का भी नाम लूंगी, यहाँ पर मैं चालुक्यास का भी नाम लूंगी, पल्लवास का भी, पांड्यास का भी, चेरास का भी। तो आपको अच्छे से कनेक्शन के लिए प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स है, वीडियोस हैं, उन्हें देखना या उनकी समझ विकसित करना बहुत जरूरी है। तो चलो भाई, बढ़ते हैं डायरेक्ट हम। बाकी हमारा कोर्स है, आप में से जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि 2024 के एग्जाम के लिए प्लान मैनर में तैयारी करें, और समय बहुत कम बचा है, 5 महीने है मुश्किल से, तो इन 5 महीने में एक प्रॉपर गाइडेंस से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके थोड़े से चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। तो गाइडेंस लीजिए और प्लान मैनर में तैयारी करिए और एग्जाम में अपियर होइए। और अभी समय है आपके पास में, ऐसा वाला नहीं है कि हाथ से निकल गया टाइम, यानी अभी भी पूरे डेडिकेशन से लग जा रहे हो। 8 घंटे 9 घंटे आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं, और जितना रिवीजन करें, देखो रिवीजन ही एक सॉल्यूशन है यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने का। ज्यादा पढ़ना सॉल्यूशन नहीं है, तो जितना ज्यादा हो सके अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखते हुए मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करिए। अगर कोई क्लास देख रहे हैं उसी को बार बार देखिए, अगर कोई बुक पढ़े तो बार बार उसे पढ़िए, और फिर जो आपका एक बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप होगी ना, इस पर बस आपको क्या कर देना है, टेस्ट सीरीज लगा लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना, बस इतना ही खेल है। ये अगर 3 काम कर लिया तो यूपीएससी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को।
चैप्टर की शुरुआत में पहले मैं आपको चोला किंगडम दिखा दूं। चोला किंगडम एक्चुअली इतना बड़ा हमें दिखाई देता है, ठीक है। अपने इनिशियल स्टेज में तो ये केवल भारत के क्षेत्र तक सीमित था, लेकिन बाद में ये एक्सपांड होता है, ना केवल इस वाले रीजन में। जो स्टेबल रीजन था वो इसका ये था। चोला किंगडम हमें यहाँ तक दिखाई देता है, यानी गंगा तक इन्होंने अभियान चलाया। ये इनके सैन्य अभियान मैं बता रही हूँ। श्रीलंका में इन्होंने अभियान चलाया, मालदीव्स में इन्होंने अपना सैन्य अभियान चलाया। इधर आ जाइए, इस पूरे रूट से होते हुए, ये बेसिकली ट्रेड रूट था, जो यहाँ पे श्री विजय किंगडम था वहां तक ये पहुंचते हैं। इधर आसपास के जो क्षेत्र थे इस पर इन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया, यानी काफी बड़े क्षेत्र में इन्होंने सैन्य अभियान चलाया। और ये सैन्य अभियान केवल लैंड वाले रीजन में नहीं थे, यानी अगर आप देखो ये गंगा वाला क्षेत्र, ये तो ये कैसा क्षेत्र है, मतलब स्थलीय क्षेत्र है ना, तो यहाँ के लिए तो इनकी सेना की मजबूती चाहिए थी। लेकिन आप देखते हैं कि ये समुद्र पार जाकर सैन्य अभियान चला रहे हैं और अपना जीत हासिल कर रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि इनकी नौसेना भी बहुत पावरफुल थी, तो इनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी, ठीक है। चोलास के बारे में अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं तो ये बेसिकली खुद एक सामंत थे, ठीक है। चोलास के बारे में सबसे पहले हमने कहाँ पढ़ा था, तो मैं एक दो पिक्चर से आपको ये क्लियर कर दूं, थोड़ा सा डाउट में नहीं जाना है। ओके, सबसे पहले हमने पढ़ा था ना, कब, संगम एज में। तो संगम एज में हमने जाना था चोल, चेर, पांड्या। ये रहे वो चोलास, ये रहे पांड्यास, ये रहे आपके चेरास, ठीक है। तो ये जो चोलास थे हमें कब दिखाई देते हैं, 300 बीसी से इनका अस्तित्व दिखाई देता है, लगभग 200 एडी या फिर ईस्वी के आसपास तक। तो ये उस समय इनका प्रभाव था इस क्षेत्र में। फिर ये चोल कहाँ चले गए, फिर ये चोल यहाँ एक छोटे से क्षेत्र में सिमट कर रह गए, और यहाँ ये क्या बन गए थे, सामंत बन गए थे, ठीक है। तो अब मैं जिस टाइम पीरियड की बात कर रही हूं, ये समय क्या है, 9th सेंचुरी एडी के आसपास का समय है, ठीक है। 9वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्व हमें यहाँ पे क्या व्यवस्था दिखाई देती है, तो यहाँ पर कौन थे, पल्लव शासन कर रहे थे, हमने पहले भी डिस्कस किया था। यहाँ पर कौन थे, पांड्य शासन कर रहे थे, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे पांड्य शासन कर रहे थे, ओके। इधर में चालुक्यास थे, उनको रिप्लेस करके कौन आए थे, राष्ट्रकूट आए थे, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने स्टडी किया, ओके। तो ये चोलास कहाँ थे, चोला बेसिकली पल्लव के ही सामंत थे, एक छोटे से क्षेत्र में हमें दिखाई देते हैं। इस समय तक फ्यूडेटरी सिस्टम, सामंती व्यवस्था पूरे भारत में फैल चुकी थी, चाहे हम नॉर्थ की बात करें, साउथ की बात करें, क्योंकि भूमि अनुदान चल रहा था। तो चोला यहाँ पर पल्लवास के अधीन एक सामंत थे, जिन्होंने फायदा उठाया, किस चीज का फायदा उठाया, ये पल्लव और पांडे जो है ना, ये आपस में लड़ते रहते थे। तो इनके बीच में जब वॉर होते रहते थे तो ये आपस में लड़के क्या होंगे, कमजोर होंगे ना। और ऐसी ही स्थिति का फायदा उठाया चोल राजा ने, और उन्होंने क्या करा, पांड्यास को रिप्लेस कर दिया, इनके साथ वॉर लड़के इनके क्षेत्र को अपने नियंत्रण में कर लिया, ठीक है। और इसके बाद से नेक्स्ट जो हमें रूलर दिखाई देते हैं चोलास के, उन्होंने पल्लवास को भी रिप्लेस कर दिया, उनके क्षेत्र पर भी कंट्रोल कर लिया। और आगे चल के ये जो पूरा चेरा वाला रीजन है, इसको भी इन्होंने कॉन्कर कर लिया। और ये पूरा जो दक्षिणी भारत का क्षेत्र था, ये किसके नियंत्रण में आ जाएगा, चोलास के नियंत्रण में आ जाएगा। और इसे ही हम चोला किंगडम या फिर चोल एम्पायर के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इनका ओरिजिन कहां से हुआ, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं संगम एज में। संगम काल के ही ये चोल अभी सामंत बन के एक छोटे से क्षेत्र में सीमित थे, लेकिन जैसे जैसे इनकी शक्ति बढ़ती गई, इन्होंने पल्लवास और पांड्यास के बीच होने वाले कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठाया। पहले पांड्यास को रिप्लेस करा, फिर पल्लवास को रिप्लेस करा, चेरा वाले रीजन को कॉन्कर किया, और राष्ट्रकूट को भी यहां से हटाएंगे और ये पूरे क्षेत्र को अपने अधीन कर लेंगे। इतने पर ही नहीं रुकेंगे, इनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी, तो ये मालदीव्स पे अटैक करेंगे, श्रीलंका को कॉन्कर करेंगे, श्री विजयालय जो किंगडम था वहां तक जाते हैं, उनके साथ वॉर लड़ते हैं। और ये पूरा बे ऑफ बंगाल वाला जो रीजन था ना, इसको एक टाइम पे चोला लेक के नाम से जाना जाने लगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इनकी इकोनॉमी जो है ना, इकोनॉमी के दो सोर्स थे। एक तो जो इनको रेवेन्यू मिल रहा है अपने लैंड से, ओके। दूसरा, इनका दो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पर कंट्रोल था। वो ट्रेड रूट क्या था, एक तो भारत और श्रीलंका के बीच वाला, ये जो है ना गल्फ ऑफ मन्नार वाला जो रीजन है, जिसे आप बोलते हैं पाक स्ट्रेट, जो पाक जलडमरू मध्य से होकर व्यापार होता है। दूसरा यहां पर है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ओके। मलक्का स्ट्रेट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं चोक पॉइंट है ये,
इस स्ट्रेट पर भी इनका आगे वर्चस्व स्थापित होता है। तो यहां से लेके यहां तक ये जो ट्रेड रूट था ऑलमोस्ट ये चोलास के कंट्रोल में था। तो यहां से भी इनको काफी कुछ मिलता था, चुंगी वगैरह लेते थे यहां से, समझ में आ रहा है। ऊपर से ये खुद भी कहाँ स्थित थे, कावेरी के डेल्टाई क्षेत्र में। तो वो डेल्टाई रीजन है, वहां से अच्छा खासा प्रोडक्शन हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा है तो टैक्स इंपोज करेंगे। तो इकॉनमी इनकी कुल मिला के काफी मजबूत थी और उसी का प्रभाव दिखाई दे रहा था। इनकी सेना, इनकी नौसेना मजबूत थी। इतना ही नहीं कि इतने समृद्ध थे ये लोग कि इन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनवाए। आज आप दक्षिण भारत में जाइए, आपको बहुत सारे मंदिर दिखाई देते हैं द्रविड़ियन शैली में। तो बेसिकली वो टेम्पल बनाने में अच्छा खासा पैसा लगता है। इतने समृद्ध थे कि इन्होंने इस तरह के आर्किटेक्चर का निर्माण कराया। ओके, तो बस ये एक समरी था। चलो अभी बढ़ते हैं आगे, डायरेक्ट हम अब किताबी भाषा में पढ़ेंगे। मत बोलना मैडम एक एक चीज ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, देखो तब तक संतुष्टि नहीं होगी जब तक हम एक एक वर्ड ना पढ़ ले बुक का, ठीक है। चोल साम्राज्य क्या बोलता है, बुक ऐसा बोलता है राइटर कि दक्षिण भारत में 6वीं और 8वीं सदियों के बीच बहुत से शक्तिशाली साम्राज्यों का उद्भव हुआ, जो आप ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं। अब 6 to 8 मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। 6 यानी कि किसकी बात कर रहा है, तो 501 से लेके 600 तक के टाइम पीरियड को 6 सेंचुरी एडी बोल रहा है। 8 किसे बोल रहा है, 701 से लेके 800। ये मेरे फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही मैंने आपको एडीबीसी समझा दिया था। तो बोल रहा है कि अगर आप देखो 500 से लेकर ये जो 700 वाला समय है, इस समय हमें बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स उद्भव होते हुए दिखाई दिए दक्षिण भारत में, ठीक है, जिनमें हम पढ़ते हैं पल्लवास, पांड्यास, चेरास, चालुक्य। ये आप पढ़कर आ चुके हैं। कहां कहां पर है आप खुद बता सकते हैं। पल्लवास थे, पांड्यास थे, चेरास थे, चालुक्यास थे। ओके, फिर इन चालुक्यास को कौन रिप्लेस करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं यहां पर कौन आ जाते हैं, राष्ट्रकूट आ जाते हैं। ओके, यहां पर आ जाते हैं गुर्जर प्रतिहार, यहां पर कौन आ जाते हैं, पालाज आ जाते हैं। और फिर आपने इन तीनों के बीच में ट्रापरटाइट स्ट्रगल के बारे में भी पढ़ा था, त्रिपक्षीय संघर्ष। कनेक्ट कर पा रहे हैं, कोई बच्चा नहीं कनेक्ट कर रहा है तो प्लीज एंशिएंट के प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। चोल साम्राज्य की अब हम बात करते हैं। इसके पहले तक का अगर नहीं आता है तो भूल जाओ, बस इतना ध्यान रखो कि इस समय तक हमें दक्षिण भारत में दिखाई देते हैं पल्लव, पांड्यास, चेर और चालुक्य। फिर चालुक्य को रिप्लेस करके आ जाएंगे राष्ट्रकूट, ठीक है। तो ये वो ऐसे एम्पायर थे, राष्ट्रकूट हो गए, पालाज हो गए, पल्लवाज हो गए, पांड्याज हो गए, चेराज हो गए, जिनसे चोल टकराएंगे, इसलिए हमें इनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है, ठीक है। चोल साम्राज्य का उद्भव कब हुआ, तो इसका उद्भव हो रहा है 9वीं सदी ईस्वी में, यानी 800 के बाद हमें इसका ओरिजिन होते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि पीक वाला जो टाइम पीरियड है वो हमें आगे दिखाई देगा। तो चोल साम्राज्य का उदय, अब ये उदय का मतलब गायब नहीं थे, ऑलरेडी थे फ्यूडेटरी सिस्टम में, 9वीं सदी में हुआ, जिसने प्रायद्वीप के एक बड़े भाग पर अपना अधिकार कर लिया। शक्तिशाली नौसेना होने की वजह से इसने श्रीलंका, मालदीव्स के द्वीपों को भी नहीं छोड़ा, उसको भी कॉन्कर कर लिया। तो जब चोलाज आएंगे तो पेनिनसुला के एक बहुत बड़े रीजन को तो कॉन्कर करेंगे ही करेंगे। ये गंगा घाटी तक पहुंचेंगे पालों से संघर्ष करने के लिए। तो यहां पर ये पल्लवास से, पांड्यास से, चालुक्यास से, राष्ट्रकूटास से और पाल, इन सब से ये लड़ते हैं, चेरा से भी लड़ते हैं। तो यहां तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन ये इतनी शक्तिशाली नौसेना थी कि इनको भी नहीं छोड़ा। ये हमारा जो मालदीव्स है, श्रीलंका, हमारे दो ऐसे नेबरिंग कंट्री है जो हमारे से वाटर बॉर्डर शेयर कर रही हैं, उनको भी कॉन्कर कर लिया, ठीक है। चलो, चोल साम्राज्य को दक्षिण भारत के इतिहास का चरम बिंदु कहा जा सकता है। मतलब साउथ इंडिया में ये जो क्लाइमेक्स पॉइंट है ना, वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इतने बड़े और इतने स्टेबल किंगडम के रूप में हमें ये दिखाई देते हैं, ठीक है। सभी के समझ में आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं चोल साम्राज्य का उदय। तो अब एक छोटी सी आपको स्टोरी बताएगा, उसमें कुछ रूलर्स के नाम बताएगा। बस 3-4 रूलर्स है, उनका नाम याद रख लीजिए, जैसे विजयालय है, फिर आदित्य है, फिर राजराज फर्स्ट है, फिर आपके राजेंद्र हैं। ये 4 रूलर्स के नाम याद रखिए, मोर देन इनफ है, ठीक है। तो चोल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, फाउंडर किसे कहा जाता है, विजयालय को। और टाइम पीरियड देखिए 9th सेंचुरी एडी का मतलब है 801 से 900 तक। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि कब 801 के 900 के बीच में ही कभी इन्होंने नींव रखी होगी। तो चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था, जो पल्लवों का सामंत था। अब जी पल्लव कहाँ है, ये रहे पल्लव, इन्हीं का सामंत था। मैं दूसरे कलर से इसको हाईलाइट कर देती हूँ, इधर देखिए, ये रहे पल्लवास, इनका सामंत था। यहां पर बैठे हुए हैं चोलास, हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। तो पल्लव के सामंत थे, सामंती व्यवस्था पता है ना, कौन थे, चोलास।
और इस वंश की नींव यहाँ पर या फिर इसका फाउंडेशन किसने रखा? तो विजयालय ने इसकी नींव रखी 850 ईस्वी में। कैसे रखा नींव? तो इसने तंजावुर पर कब्जा कर लिया, ठीक है, यहाँ पर इसने कब्जा कर लिया। आगे बोल रहे हैं 9वीं सदी के अंत तक चोल कांची के पल्लवों को भी हरा चुके थे और पांड्यों को भी कमजोर कर दक्षिण तमिल भूमि या जिसे टोड मंडल कहा जाता है उस पर इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो बस हमें यहाँ पर पता लगता है कि ये धीरे धीरे पांड्यास को रिप्लेस करेंगे, पल्लवास को हराएंगे, इस पूरे क्षेत्र को कॉन्कर करके क्या कर लेंगे? अपने अधीन कर लेंगे। सभी के समझ में आ गया? आगे राष्ट्रकूटों ने चोलों को बड़ी टक्कर दी। अब यहां पर थे पल्लव पांड्य, उसको तो पराजित करके रिप्लेस कर दिया। यहां पर हमें बच्चों राष्ट्रकूट दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जो राष्ट्रकूट थे ना, राष्ट्रकूट के पहले कौन थे? चालुक्यास थे, ठीक है। चालुक्या को हटा के कौन आते हैं? राष्ट्रकूट आते हैं। 700 के बाद हमें लगभग इनका अस्तित्व दिखाई देता है, गुर्जर, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट। तो ये जो राष्ट्रकूट थे ना, इन्होंने बहुत बड़ी टक्कर दी थी किसको? चोलों को। तो हम लगातार इनके बीच में संघर्ष होते हुए दिखाई देते हैं। कभी राष्ट्रकूट पावरफुल हो जाते हैं, कभी चोलास पावरफुल हो जाते हैं। तो बस राइटर यही बोलता है कि बड़ी टक्कर चोलों को किससे मिलती है? इन राष्ट्रकूटों से मिलती है, ठीक है। जहां कृष्ण तृतीय जो था उसने राजा को हराकर चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग को छीन लिया था। ओके, राष्ट्रकूट रूलर कृष्णा थर्ड के बारे में ऑलरेडी हम पढ़कर आए हैं जब हम पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट पढ़ रहे थे। तो बोल रहा है कि कृष्ण तृतीय ने राजा को हराकर चोल साम्राज्य का जो उत्तरी हिस्सा है ना, उसको कुछ समय के लिए छीन लिया था, ठीक है। आगे 965 ईस्वी में जैसे ही कृष्ण थर्ड की मृत्यु हो गई और राष्ट्रकूट साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ, उसके बाद 2 सदियों तक दक्षिण भारत में चोलों का वर्चस्व बना रहा। तो कुल मिला के अगर हम पेनिनसुला या फिर पूरे के पूरे सदर्न इंडिया की बात करें तो चोलाज जब आए पटल पर, उन्होंने पल्लवास को रिप्लेस करा, पांड्यास को रिप्लेस करा। एक उनके अच्छे कॉम्पिटिटर थे राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट भी कब तक? जब तक कृष्ण थर्ड रूल कर रहा था। जैसे ही कृष्ण थर्ड की मृत्यु हुई, जो राष्ट्रकूट से वो डिक्लाइन की ओर मूव करे, और उस सिचुएशन के बाद जो हमें दिखाई देता है कि इस पूरे रीजन पे किसका प्रभाव बना रहा? चोलास का प्रभाव बना रहा, ठीक है। तो इनके पैरेलल कौन से किंगडम थे? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में पढ़ेंगे। अब तक जो रूलर इंपॉर्टेंट थे वो हमारे विजयालय थे, जिन्होंने नींव रखी थी, और उसके बाद से आदित्य फर्स्ट थे, जिन्होंने एक्सपांशन किया था पल्लवास और पांड्यास के रीजन में, ठीक है। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2 फेमस रूलर थे, उनका नाम था राजराज और राजेंद्र प्रथम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिता पुत्र वाली जोड़ी जो है वो थी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजराज के बारे में, फिर राजेंद्र फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, और इन्होंने कौन कौन से मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए वो हम जानेंगे, ठीक है। चोल राजाओं में सबसे महान राजा राजराज फर्स्ट थे। इनका टाइम पीरियड क्या था? तो देख लो आप, कब से रूल करें? 985 से लगभग 1014 ईस्वी तक इनका रूलिंग टाइम पीरियड था, यानी 10th सेंचुरी एडी पर ये पटल पे आ रहे हैं। और 10वीं शताब्दी में जब ये आ रहे हैं तो लगभग आप मानकर चलिए 30 साल का इनका रूलिंग टाइम पीरियड था। यानी कि 30 साल में अगर ये महान राजा बन पा रहे हैं, इसका मतलब क्या? इन्होंने अच्छा कुछ काम किया होगा, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट चलाए होंगे, बड़े क्षेत्रों में विस्तार किया होगा। तो हाँ, बिल्कुल, चोल राजाओं में सबसे महान राजा राज फर्स्ट थे, राजराज, जिनका टाइम पीरियड 985 से 1014 एडी दिखाई देता है। और कौन इंपॉर्टेंट रूलर हमें दिखाई देता है? राजेंद्र प्रथम या फिर राजेंद्र फर्स्ट, जो कि इनके पुत्र थे, ठीक है। राजराज ने कावेरी के डेल्टा क्षेत्र समेत पूरे तमिल क्षेत्र और कलिंग क्षेत्र तक अपना विस्तार कर लिया। अब यहाँ पर राइटर बात करता है, क्या बोल रहा है राइटर? कि जो राजराज था ना, जो रूलर था, इसका जब टाइम पीरियड था तो इसने पूरा का पूरा ये जो तमिल रीजन है इसको तो कॉन्कर कर ही लिया था। बाकी जो कलिंग क्षेत्र है ना, नॉर्थ की तरफ, वहां तक ये मूव करके गया। तो कावेरी के डेल्टा क्षेत्र समेत तमिल रीजन प्लस कलिंग वाले क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था राजराज फर्स्ट ने। अपनी शक्तिशाली नौसेना से
त्रिवेंद्रम में चेर नौसेना को हराकर क्विलोन पर अटैक करा था। यहां पर ये जो चेर यहां पर बैठे हुए थे ना, उनको भी इन्होंने नहीं छोड़ा था। बोल रहा है कि उनके रीजन को भी कॉन्कर किया। यहां पर आपको चेराज दिखाई दे रहे हैं क्योंकि चेरा की भी अच्छी नौसेना थी। कोस्टल रीजन इनका है, तो नौसेना अच्छी होगी तभी ये रूल कर पाएंगे। चोलास के पास भी अच्छी नौसेना थी, लेकिन इतनी पावरफुल थी चोलास की नौसेना कि इन्होंने चेरास को रिप्लेस कर दिया। चेरा का बहुत बड़ा किंगडम नहीं था इस समय, बहुत छोटे से रीजन में थे। ठीक है, आगे इन्होंने मदुरै को जीता, पांड्य राजा को बंदी बनाया, श्रीलंका पर भी आक्रमण करके उसके उत्तरी भाग को मिला लिया। यानी कुल मिलाकर जो राज थे, इनका अगर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट देखें तो हमें किस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है? चेरा वाले रीजन में। ओके, और कहां दिखाई दे रहा है? श्रीलंका वाले क्षेत्र में। ठीक है, और क्या कहां दिखाई दे रहा है? तो पांड्य, इनकी कैपिटल मदुरै थी। तो बोल रहा है कि जो पांड्य किंग थे उनको भी हरा के बंदी बना लिया। तो पांड्य वाला रीजन, चेरा वाला रीजन, उत्तरी श्रीलंका वाला रीजन जो है, वहां पर इन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इतना ही नहीं, कलिंग तक भी ये अपना विस्तार करके ले जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसे कर्नाटक के गंग साम्राज्य के पश्चिमोत्तर भाग पर भी इसने अधिकार कर लिया था और वेंगी को हराया। अब वेंगी कौन आ गए? तो आपने तो बात किया राष्ट्रकूटों की। वेंगी का संबंध किससे है? चालुक्यों से है। एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब टाइम पीरियड वही है ना, कौन कब रूल कर रहा है, तो यहां पर थे पल्लव। ठीक है, 700 तक हमें दिखाई दे रहा है। यहां पर पांड्यास थे, यहां पर उस समय तक चालुक्यास थे। चालुक्य जब रिप्लेस हुए यहां पर, तो रिप्लेस होके किधर चले गए थे? वेंगी वाले क्षेत्र में चले गए थे, आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल वाला रीजन है। ठीक है, तो जब यहाँ पे पटल पे कौन आ रहा है? चोलाज आ रहे हैं, तो इनसे भी निपट रहे हैं, इनसे भी निपट रहे हैं। वेंगी के जो चालुक्यास थे ना, इनसे भी निपट रहे हैं। प्लस यहाँ पर एक छोटे से क्षेत्र पे गंग हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो गंग वंश के शासक थे ना, उनके भी पश्चिमोत्तर प्रांत में, यानी कि ये जो पश्चिम उत्तर वाला हिस्सा है ना, उस पर इन्होंने नियंत्रण स्थापित कर लिया था और वेंगी को भी हराया। सबके समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से होने वाले व्यापार को कोरोमंडल कोस्ट से अपने नियंत्रण में ले आए और जो मालदीव्स था उस पर भी इन्होंने विजय प्राप्ति की। तो इधर आ जाइए, ये रहा आपका इधर मालदीव्स, ये लक्षद्वीप है, उसके नीचे हमें दिखाई देता हमारा एक नेबरिंग कंट्री है जो हमारे साथ जलीय सीमा बनाता है, जिसका नाम है मालदीव्स। तो इन्होंने उस पर भी कंट्रोल करा। ठीक है, उसके बाद से इधर आ जाइए, ये बोल रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से होने वाला व्यापार, ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया से जितना भी ट्रेड हो रहा था ना, ये ट्रेड ये लोग मैनेज करते थे, चोलास। और इसके लिए ये अपने जिस पोर्ट का यूज करते थे वो बहुत फेमस पोर्ट है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। ये है आपका, ओके, इस पोर्ट का नाम क्या था? नागपट्टनम। ठीक है, इस पोर्ट का नाम आगे भी आप सुनोगे, जब ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे होंगे ना, उस समय पे हम इस पोर्ट का नाम बहुत बार सुनते हैं, या फिर यूरोपियंस जब आते हैं भारत में व्यापार करने के लिए, उस समय भी हम इस पोर्ट का नाम सुनते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट था ये पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर राइटर बस यही बोलता है कि आगे दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से होने वाले व्यापार को कोरोमंडल तट से ये अपने अधीन ले आया और इसने मालदीव्स जो था उसको भी कॉन्कर कर लिया और उस पर विजय प्राप्त की। ठीक है, राजेंद्र प्रथम के बारे में आप बता रहा है, तो अब आपसे कोई राजराज फर्स्ट के बारे में पूछेगा, आप बहुत इजीली बता देंगे। अब देखो, ये कुछ कुछ तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किस किस रीजन में था। तो ये आपका पांड्यास से टकराएगा, पल्लवास से टकराता है, गंग से टकराता है, चालुक्यास से टकराता है, वेंगी के चालुक्यास से उनसे टकराता है। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि श्रीलंका जो है उस पर भी ये अपना एक सैन्य अभियान चलाता है। और लास्ट में हमने डिस्कस करा किसके बारे में, कि ये आपका मालदीव्स जो है उसको भी कॉन्कर कर लेता है। ठीक है, इस ट्रेड रूट का ये बेनिफिट उठाता है और ये जो साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन था ना, यहाँ पर ये अपना व्यापार जो है वो व्यापारिक क्या बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से बहुत अच्छे से व्यापार करता है और व्यापारिक लाभ कमाता है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं राजेंद्र फर्स्ट के बारे में। राजेंद्र फर्स्ट अपने पिता के जीवन काल में ही युवराज बन गया था। ठीक है, तथा पांडे और चेरों को पूरी तरह रौंद कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। यानी इनके पिता ने जो काम किया था कि थोड़े बहुत ये बचे हुए थे,
पांडे हो गए या चेर हो गए, पूरी तरह से ये नियंत्रण में नहीं आए थे, वो काम पूरा कर दिया। यानी जो उनके सैन्य अभियान चालू किए गए थे उसको अंतिम रूप किसने दे दिया? इनके पुत्र ने, जिनका नाम था राजेंद्र फर्स्ट। और राजेंद्र फर्स्ट ने क्या करा, अपने पिता के जो थोड़े बहुत जीते हुए क्षेत्र थे उसको पूरी तरह से अपने नियंत्रण में, अपने प्रभाव में, अपने प्रशासनिक क्षेत्र में ले आए, जिसमें चेर और पांड्यास के क्षेत्र को सबसे पहले इन्होंने टारगेट किया। ठीक है, अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए श्रीलंका विजय का काम पूरा किया। यानी श्रीलंका का जो थोड़ा बहुत हिस्सा पर प्रभाव जमाया था इनके पिता ने, उसको इन्होंने पूरी तरह से नियंत्रण में ले लिया। राजराज और राजेंद्र फर्स्ट ने अपनी विजय की पहचान के रूप में ये एक फैक्चुअल डेटा दे रहा है कि ये दोनों के टाइम पीरियड में हमें दिखाई दिया, चाहे राजराज थे चाहे राजेंद्र फर्स्ट थे, जब भी ये लोग जीतते थे विजय अभियान, सॉरी, जो भी इन्होंने सैन्य अभियान चलाया उसमें इनको विजय की प्राप्ति होती थी, तो उस समय शिव और विष्णु के ये मंदिर बनवाते थे और वो मंदिर से दर्शाने की कोशिश करते थे अपने विजय को कि भाई ये हमने सैन्य अभियान चलाया था और यहाँ पर हमारी विक्ट्री हुई है। और कई सारे ऐसे टेम्पल्स मिलते हैं जिनके वॉल्स पर लिखा हुआ है इनके सैन्य अभियान के बारे में, इनके विजय अभियान के बारे में, और कई सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जिनके नाम इनके विजय अभियान से जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, तो यहां पर बस राइटर यही बोलता है कि राजराज और राजेंद्र फर्स्ट ने अपने विजय की पहचान के रूप में शिव और विष्णु के अनेक मंदिर बनवाए। इनमें सबसे प्रसिद्ध राजराजेश्वर टेम्पल था, जो हमें 1010 में इसका निर्माण पूरा होते हुए दिखाई देता है। तो ये एक एग्जाम्पल दे रहा है राजराजेश्वर टेम्पल के बारे में कि कई सारे हमें ऐसे मंदिर दिखाई देते हैं इन दोनों के टाइम पीरियड में, जो मंदिर इनके विजय को दर्शाते हैं। अब किस रूप में दर्शाएंगे, या तो उस पर कुछ लिखा होगा या टेम्पल का नाम कुछ होगा, और ज्यादातर ऐसे टेम्पल ये लोग विजय सैन्य अभियान चलाने के बाद जब विजय होते थे या जीतते थे तब ये ऐसा करते हुए हमें दिखाई देते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, इन्होंने मंदिरों की दीवारों पे अभिलेख लिखवाने की प्रथा चलाई, जिसमें विजय के ऐतिहासिक वृतांत लिखे जाते थे कि ये गए थे गंगा तक, वहां तक जाकर इन्होंने राजाओं को हराया, फिर ये वहां से जीत हासिल करके वापस आए, इनका सभी राजाओं ने इनकी शक्ति को माना और स्वीकार किया, इनकी अधीनता, इस तरह के जो है विजय वृतांत थोड़ा बढ़ा चढ़ा के इन मंदिरों पे हमें लिखते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, मतलब एक इनके टाइम में ट्रेंड चल रहा था। कलिंग के रास्ते बंगाल तक का अभियान राजेंद्र फर्स्ट के शासनकाल में एक उल्लेखनीय अभियान के रूप में जाना जाता है। देखो, इनके पिता जो थे उस समय भी हमें दिखाई देता है यहां तक तो पहुंचे, वेंगी तक, है ना। अब आगे पता लगता है कि जब राजेंद्र फर्स्ट आते हैं तो ये कलिंग रास्ते होते हुए कहां पहुंच जाते हैं, गंगा घाटी तक। और जब इस समय ये रूल कर रहे थे चोलास, तो यहाँ पर कौन थे, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, है ना। बाद में यहाँ पर हमें वेस्टर्न चालुक्यास दिखाई देते, जिसे कल्याणी के चालुक्यास भी कहते हैं। खैर वो तो बात की बात है। तो जब ये यहाँ पर जाते हैं किससे टकराएंगे, पालास से टकराएंगे। कौन, राजेंद्र फर्स्ट। तो राजेंद्र फर्स्ट इतने पे ही नहीं रुकते हैं, अपने पिता के द्वारा अधूरे जो विजय अभियान थे उनको तो पूरा करा, चाहे चेर वाले रीजन में, चाहे पांड्यास वाले क्षेत्र में, चाहे श्रीलंका वाले रीजन में, बल्कि ये इधर भी मूव करते हैं। कलिंग के रास्ते बंगाल तक का उन्होंने जो अभियान चलाया था राजेंद्र फर्स्ट ने, वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां गंगा नदी को पार करके दो स्थानीय जो लोकल वहां के रूलर्स थे, ना केवल उन्हें पराजित किया बल्कि अपनी अधीनता स्वीकार कराई। और इसकी स्मृति में राजेंद्र फर्स्ट ने गंगईकोंड चोल का एक टाइटल अडॉप्ट किया था। ओके, गंगईकोंड चोल ये एक टाइटल है। अब ये जो गंगईकोंड चोल है, इसका क्या मतलब है, गंगा का चोल विजय था। ठीक है, क्योंकि माना गया कि ये यहाँ तक गए और यहाँ के लोकल दो रूलर्स को हराया, तो ये भाई गंगा के राजा को हरा कर आए हैं, तो अब गंगा का चोल विजेता, ये जो टर्म बनकर आए गंगईकोंड चोल के नाम से, ये टाइटल अडॉप्ट किया। इतना ही नहीं, वापस आके इन्होंने अपनी एक नई कैपिटल बनाई, जिसका नाम क्या रखा, गंगईकोंड चोलपुरम रखा। ठीक है, यहां पर आपको मिल जाएगा कोस्टल वाले रीजन में गंगईकोंड चोलपुरम। ठीक है, तो राजेंद्र फर्स्ट ने एक इंपॉर्टेंट अभियान चलाया और इस अभियान का क्या महत्व था यहां तक आप लोग देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। पुनर्जीवित हुए श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ नौसैनिक अभियान राजेंद्र प्रथम का एक महत्वपूर्ण कारनामा था। तो राजेंद्र फर्स्ट इतना पावरफुल रूलर था कि ये केवल कलिंग के रास्ते होते हुए ना केवल गंगा घाटी तक गया, बल्कि हमें पता लगता है कि यहाँ पर जो श्री विजय एम्पायर शैलेंद्र शासकों का था, ये पुनर्जीवित हुआ
ओके। और ऐसा कहा जाता है कि श्री विजय एम्पायर की कुछ बातें ऐसी थी जो राजेंद्र फर्स्ट को काफी चैलेंजिंग लगी। ऐसा लगा जिसमें चोल शासक को चैलेंज किया जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और वहां पर इन्होंने अपनी शक्ति प्रदर्शित करते हुए अपनी जो स्ट्रॉन्ग नेवल पावर थी उसका यूज करते हुए कहां तक पहुंच गए, इन क्षेत्रों तक पहुंच गए। ओके। और यहाँ के जो शैलेंद्र शासक थे उन पर इन्होंने अपना सैन्य अभियान चलाया। तो बस राइटर यही बोल रहा है कि पुनर्जीवित हुआ श्री विजय एम्पायर। श्री विजय एम्पायर कहाँ है, यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए, ये जो पूरा का पूरा आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, ये जो पूरा रीजन है ना, यहाँ पर हमें श्री विजय किंगडम दिखाई देता है। तो पुनर्जीवित हुए श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ इन्होंने नौसैनिक अभियान चलाया, जो इनका एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान माना जाता है। श्री विजय साम्राज्य उसके साथ हमेशा इनके शत्रुता वाले संबंध नहीं रहे हैं, अच्छे संबंध भी आगे हमें दिखाई देते हैं। तो श्री विजय साम्राज्य जिसे शैलेंद्र शासकों के अंतर्गत 10वीं सदी में पुनर्जीवन मिला। ओके। तो 10th सेंचुरी एडी यानी 900 के बाद ही इसका हमें उद्भव दिखाई दे रहा है। ये हमें कहाँ दिखाई देता है, तो मलाया प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा, इसको हम संयुक्त रूप से आज इंडोनेशिया बोलते हैं, और आसपास के पड़ोसी जो द्वीप थे वहां पर फैला हुआ था। तो कुल मिला के ये पूरा श्री विजय एम्पायर था। शैलेंद्र शासकों ने इनको पुनर्जीवित किया कब, 10वीं शताब्दी यानी 900 के आसपास। वो टाइम पीरियड किसका था, राजराज और राजेंद्र का। और राजेंद्र फर्स्ट ने इसी समय यहाँ पर क्या चलाया था, नौसैनिक अभियान चलाया था। शैलेंद्र राजवंश के शासक खुद भी क्या थे, बुद्धिज्म के फॉलोअर्स थे। ये जब हमने पढ़ा था, हमारे कुछ एंशिएंट के चैप्टर थे, वहां पर हमने जाना था कि किस तरह से जो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं या फिर आसपास के क्षेत्र हैं, जैसे साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया, उसके भारत से कैसे सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए थे। जहां पर हमने साउथ ईस्ट एशिया की बात करी थी और हमने जाना था कि धर्म का बहुत प्रभाव रहा है साउथ ईस्ट एशिया का भारत के साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित कराने में। हालांकि बौद्ध की जगह ब्राह्मणिज्म का बहुत इंपैक्ट रहा था इसको और इंडिया को कनेक्ट कराने में, लेकिन बुद्धिज्म का भी प्रभाव रहा। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि जो शैलेंद्र राजवंश के शासक थे वो खुद क्या फॉलो करते थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ओके। तथा चोलों से सौहार्दपूर्ण संबंध होने पर बंदरगाह नगर नागपट्टनम में एक बौद्ध मठ भी इन्होंने स्थापित करवाया। जो इनके रिलेशन में बार बार बोल रही हूँ, हमेशा शत्रुतापूर्ण नहीं थे। एक समय था जब इनकी तरफ से इनको चैलेंज मिलते हुए दिखाई दिया, जिसका राजेंद्र प्रथम ने सामने से आके सामना किया और इनको प्रदर्शित कर दिया कि हम सच में पावरफुल है, ठीक है, अपने क्षेत्र में नहीं तुम्हारे क्षेत्र में भी आकर। दूसरा, जब इनके सौहार्दपूर्ण संबंध थे तो क्योंकि ये बौद्ध अनुयायी थे तो ये चाहते थे कि भाई इस क्षेत्र में नागपट्टनम में एक ये बौद्ध मठ स्थापित करें, जिसके लिए राजेंद्र फर्स्ट ने एक गांव भी अनुदान दिया था उस बौद्ध मठ के संचालन के लिए, कि वहां से जितना भी रेवेन्यू आएगा उससे इस बौद्ध मठ का खर्चा निकलेगा। ठीक है। चोल नौसेना इस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली रही और कुछ समय तक बंगाल की खाड़ी चोलों की झील बनी रही। बोल रहे कि ये वो टाइम पीरियड है ना राजराज फर्स्ट से राजेंद्र फर्स्ट का, इवन जो क्लाइमेक्स है वो हमें राजेंद्र फर्स्ट के टाइम पीरियड में दिखाई देता है। तो बस राइटर यहाँ पर यही बोलता है कि ये वो टाइम पीरियड है जब चोल नौसेना इतनी पावरफुल थी कि ये पूरा का पूरा जो बे ऑफ बंगाल है ना, ये चोल झील के रूप में दिखाई देने लग गई कि पूरा ये चोलों के नियंत्रण में आ चुकी है, उनका यहाँ पे प्रभाव दिखता है। चोल शासकों ने चीन में अनेक व्यापारिक और कूटनीतिक प्रतिनिधि मंडल भेजे। देखो अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि चोल जो है वो केवल वॉर नहीं लड़े, अपनी इकोनॉमी पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो हमें पता लगता है कि इन्होंने चाइना वाले रीजन में भी अपने ट्रेड एस्टैब्लिश करने के लिए कई सारे दूत भेजे, प्रतिनिधि मंडलों को यहां से भेजा। और केवल व्यापार ही नहीं बल्कि कूटनीति के प्रतिनिधि मंडल, मतलब किस तरह के अपने जो कूटनीति के रिश्ते हैं उसको मजबूत किया जा सकता है, उसके लिए भी ये यहाँ से दूत भेज रहे हैं। यानी कि एक तरह की यहाँ पर हमें फॉरेन पॉलिसी बनती हुई दिखाई दे रही है कि चोलास किस तरह की एक फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं दूसरे देशों के साथ में अपने संबंधों को, कूटनीतिक रिश्तों को निखारने के लिए। समझ में आया है। और ये जो टाइम पीरियड है इनके पहुंचने का लगभग 1016 से लेकर 1033 के आसपास में ऐसे कई सारे दूत हमें प्रतिनिधि मंडल दिखाई देते हैं। लगभग 70 प्रतिनिधि मंडलों की बात यहाँ पर की गई है, 70 भेजे गए हैं उस क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चोल राजा बराबर चालुक्यों से लड़ते रहते थे। उन्होंने राष्ट्रकूट, जिन्हें हम परवर्ती चालुक्य भी कहते हैं, उनकी जगह ली।
इनकी राजधानी कल्याणी में थी। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आप बोलोगे कि जो चोलास जो है, अभी तो आपने बोला कि चोल किस टाइम पीरियड में हमें दिखाई दे रहे हैं, 9th सेंचुरी एडी में, यानी कि लगभग 850 के बाद ये हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और आप जो पढ़कर आए हैं चालुक्यास, वो तो यहाँ से निपट चुके थे। चालुक्यास की जगह कौन दिखाई देते हैं? 7th सेंचुरी या 8th सेंचुरी में हमें यहाँ पे राष्ट्रकूट दिखाई देते 700 के बाद। लेकिन जो चालुक्यास यहाँ से निपटे थे ना, वो कहाँ बैठे हुए थे? जाके वेंगी में जाकर बैठे हुए थे। तो पहले तो इन चोलों और राष्ट्रकूटों के बीच में हमें संघर्ष दिखाई दिया, जहां पर हमने देखा कि जब तक कृष्ण तृतीय यहाँ पर शासक था, तो वो बहुत चैलेंजिंग था किसके लिए? चोलों के लिए। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद से इनका एक तरह से पतन चालू हो गया। लेकिन ये जो वेंगी के चालुक्यास थे, आगे यहीं पर आकर रूल करेंगे और वापस से चालुक्य अपनी कैपिटल बनाएंगे कल्याणी, और इस क्षेत्र में हमें रूल करते हुए दिखाई देंगे। ये राष्ट्रकूट के लिए एक टर्म यूज कर रहा है, परवर्ती चालुक्य, क्योंकि जो चालुक्यास थे उनको रिप्लेस करके राष्ट्रकूट आए थे, इस वजह से उन्हें परवर्ती चालुक्य कहते हैं। तो थोड़ा सा चेंज समझना, ये पहले चालुक्यों का ही क्षेत्र था, इनको रिप्लेस किया राष्ट्रकूट ने, ये वेंगी पहुंच गए। यहां पर राष्ट्रकूट रूल कर रहे थे, लेकिन ये संघर्ष चल रहा था गुर्जर प्रतिहार, पालों के साथ, चोलों के साथ, ये सब स्थिति में ये धीरे धीरे डिक्लाइन हुए। जब ये डिक्लाइन हुए तो वेंगी के चालुक्यास वापस यहां आकर बैठ गए। तो जो चोल है ना, राष्ट्रकूट नहीं बल्कि आगे जो कल्याणी के चालुक्यास होंगे ना, उनके साथ भी इनका हमें छोटा मोटा क्या बोलते हैं, डिस्प्यूट होते हुए दिखाई देता है, या वॉर्स लड़ते हुए ये दिखेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो अब जब बोला जाएगा ना चोल और चालुक्य के बीच में वॉर, तो ये ध्यान रखना है, ये वो वाले चालुक्य नहीं थे जिसके बारे में सबसे पहले आपने पढ़ा था, ठीक है। वो चालुक्य वेंगी के चालुक्य में कन्वर्ट हुए, फिर वेंगी के चालुक्य कन्वर्ट हो गए आपके कल्याणी के चालुक्य। ये कैपिटल शिफ्टिंग हो रही है, बेसिकली है वो वही चालुक्य, लेकिन 3 अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पे रूल किया। तो चोल राजा चालुक्यों से भी लड़ते थे, किसके? जिनकी राजधानी कल्याणी में थी, जब ये कल्याणी में शिफ्ट हुए। वेंगी और उत्तर पश्चिम कर्नाटक के गंग शासित प्रदेश पर नियंत्रण के लिए जनरली इन दोनों के बीच में संघर्ष होते हुए दिखाई दिया। तो बोल रहा है कि ये जो बीच में एक क्षेत्र था ना, गंग शासित क्षेत्र, वहां पर कंट्रोल के लिए चालुक्यास, कल्याणी के चालुक्य और ये जो चोल थे आपस में भिड़ते रहते थे। तो ये किस लिए लड़ रहे थे? ऑब्वियस है, लैंड के लिए लड़ रहे थे। और वो लैंड किसका था? गंग शासित प्रदेश था। वेंगी और उत्तर पश्चिम कर्नाटक वाला जो रीजन था, यहां पर ये कॉन्कर करना चाहते थे, और इसके लिए इन दोनों के बीच में आए दिन लड़ाई होता था। इधर है वेंगी वाला क्षेत्र। चोल राजाओं ने कल्याणी समेत चालुक्य नगर को रौंद डाला, और कहा जाता है कि जब चोलों ने जो आपका कल्याणी के चालुक्यास थे, इनके साथ में लड़ाई लड़ी, तो वहां पर इन्होंने भीषण नरसंहार किया। ओके, महिलाओं को, बच्चों को, किसी को नहीं छोड़ा। अब जनरली उस समय वॉर्स जो होते थे ना, कोई भी वॉर लड़ता था, ये ध्यान रखता था कि वॉर होने पर पुरुषों से तो लड़ा जा रहा है, महिलाएं और बच्चे वल्नरेबल सेक्शन है, इजीली इनको टारगेट किया जा सकता है, तो इनको अवॉइड किया जाता है। अगर ये युद्ध मैदान में या कहीं पर भी नगरों में अगर ये घुस रहे हैं लड़ते हुए सेना, तो बच्चों और महिलाओं को जनरली छोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पर भीषण नरसंहार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चोलों ने जब चालुक्य के कैपिटल में घुसते हैं कल्याणी में, तो इन्होंने महिलाओं, बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा। सेम ऐसा ही इनका रवैया पांड्य देश के लिए भी रहा, जब इन्होंने यहाँ पर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट चलाई, यहाँ पर भी नरसंहार किया। और आगे चलकर हमें पता लगता है कि ये जो एक चैप्टर है ना, मतलब ये एक जो टाइम पीरियड है जब चोलों ने कल्याणी के चालुक्यास या पांड्यास के क्षेत्रों में इस तरह का नरसंहार किया था, इसको एक इनके लिए कलंक माना जाता है, गंदा टाइम पीरियड माना जाता है कि भाई ये जो इनका काम है ना, वो इनकी एक वो जो गौरवशाली छवि है उस पर एक कलंक का काम करता है, ठीक है। हालांकि ऐसा तो हमें अशोका के टाइम पीरियड में भी दिखाई देता है, कलिंग में, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। चोलों की विशेषता है कि वे जब भी किसी प्रदेश को जीत लेते थे तो वहां पर मजबूत प्रशासन कायम करते थे, और ये इनकी क्वालिटी थी। इसी वजह से ये इतने लंबे समय तक और इतने बड़े क्षेत्र पर रूल कर पाए, ठीक है। आपने नाम सुना होगा मराठों का, आगे हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। तो जो मराठास थे ना, उन्होंने भी काफी बड़े लेवल पर सैन्य अभियान चलाए, कई सारे क्षेत्रों को जीता, लेकिन उनका एक नेगेटिव पॉइंट क्या था? वो क्षेत्रों को जीतकर छोड़ देते थे चौथ सरदेशमुखी लाद कर। कभी उन्होंने उसका प्रशासन ठोस करने या उसे अपने नियंत्रण में लाने की डायरेक्टली कोशिश नहीं की। ये चोलों की क्वालिटी थी कि जब भी ये कोई क्षेत्र जीतते थे, उसको अपने प्रशासनिक दायरे में ले आते थे, है ना।
जो भी इनका क्षेत्र था उसमें एक प्रशासन की इकाई के रूप में उसको स्थापित कर देते, तो प्रॉपर वहां पर मैनेजमेंट करते थे। ओके, तो इन्होंने जिन भी क्षेत्रों को जीता वहां पर प्रशासन की एक ठोस व्यवस्था कायम की तथा स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया। ओके, लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट थी उसको इन्होंने काफी प्रमोट किया। ये चोलास के एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी थी। ओके, आगे 12वीं सदी तक चोल साम्राज्य का फलना फूलना जारी रहा, लेकिन 13वीं सदी यानी 1200 के बाद हम देखते हैं धीरे धीरे जो है चोल डिक्लाइन होने लग जाएंगे और उसका पतन हो गया। दक्षिण में चोलों की जगह आगे हमें पांडे और होयसल लेते हुए दिखाई देंगे, यानी वही है एक दूसरे, जब दूसरा कोई कमजोर हो रहा है तो वो प्रभावशाली बनकर उभर रहे हैं। तो बेसिकली ये हमने चोला किंगडम के बारे में जाना। क्या जाना, क्विकली करते हैं रिवाइज। हमने इनके 4 रूलर्स के बारे में जाना। सबसे पहले विजयालय जो इसकी नींव रखते हैं, है ना, उसके बारे में देखा, किस तरह से सामंती व्यवस्था में थे पल्लवास के अंडर में। फिर ये एक अपने साम्राज्य की एक छोटी सी नींव रखते हैं जिसको मजबूत किया आदित्य फर्स्ट ने। आगे इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किसने किया, राजराज ने, राजेंद्र फर्स्ट ने। राजराज ने कैसे, तो इसने सैन्य अभियान चलाया चेरों के क्षेत्र में, पांड्यों के क्षेत्र में, श्रीलंका के कुछ क्षेत्र में, जिसको प्रभावशाली रूप से लागू किया किसने, इसके पुत्र जिसका नाम था राजेंद्र फर्स्ट, जो चेरो का पूरा क्षेत्र, पांड्यास का पूरा क्षेत्र, श्रीलंका के जीते हुए क्षेत्रों को पूरी तरह से अपने में ना केवल मिलाता है बल्कि बंगाल की खाड़ी होते हुए कहां पहुंच जाता है, पाल शासक वाले क्षेत्र में, गंगा वाले क्षेत्र तक पहुंच जाता है और वहां के 2 स्थानीय शासकों को हराकर गंगईकोंड चोल की टाइटल को अडॉप्ट करता है। फिर ये इतने पर ही नहीं रुकता है, ये जो आपका शैलेंद्र शासकों का श्रीविजय एम्पायर था वहां से जो चैलेंज मिला उसको भी इसने एक्सेप्ट किया, वहां जाके उन पर अपना प्रभाव दिखाया, उनको डिफीट किया। ओके, इसके अलावा ट्रेड में जो भी इसके फॉरेन रिलेशनशिप थे उसमें इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चोल शासन, स्थानीय स्वशासन। चोलों के एक बार शासन के बारे में हम जानते हैं। चोलों का शासन जिसमें हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, स्थानीय स्वशासन हो रहा था। राजा चोल शासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, सबसे पावरफुल यानी सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर था, सबसे ऊपर राजा ही होता था, समस्त सत्ता उसके हाथों में होती थी। ठीक है, चोलों के पास एक बहुत बड़ी सेना थी जिसमें हाथी, घुड़सवार, पैदल सैनिक थे। इसे सेना के 3 अंग के रूप में जाना जाता था। मतलब बेसिकली सेना के हमें 3 अंग यहाँ पर दिखाई देते हैं, एक हाथी सेना, एक पैदल सेना, एक घुड़सवार सेना। इस तरह का इन्होंने सैन्य स्ट्रक्चर बनाया था। चोल राज्य में केंद्रीय नियंत्रण वाले क्षेत्र थे तथा विभिन्न प्रकार के स्थानीय नियंत्रण वाले भी क्षेत्र थे। दोनों तरह के क्षेत्र थे। जो डायरेक्ट सेंटर गवर्नमेंट जो है, जो भी चोलास के जो किंग थे वो उनके थ्रू मैनेज किया जाता था विभिन्न अधिकारियों के द्वारा, और एक ऐसे थे जो लोकली लोग थे उन पर छोड़ दिया जाता था कि आप लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फॉर्म में यहाँ पर रूल करिए, यहाँ का मैनेजमेंट देखिए। ठीक है, प्रशासन की बुनियादी इकाई क्या था, नाडु था। इनमें अनेक गांव होते थे जिनके बीच नातेदारी का घनिष्ठ संबंध होता था। यानी जो बेसिकली नाडु होते थे इसके अंतर्गत बहुत सारे हमें गांव दिखाई देते हैं, और वो जो गांव थे ना उनके बीच में रिश्ता हुआ करता था। यहाँ पर क्या बोल रहा है, नातेदारी, यानी वो जो रिश्तेदारी होती है, बुआ फूफा काका, तो जनरली इस तरह के हमें गांव दिखाई देते हैं, जिन गांव का समूह दिखाई देते हैं जिसे नाडु कहा जाता था। पर्वतवासी और वनवासी बहुत सारे वहां पे हमें दिखाई देते हैं कि पर्वतों या वनों में रहने वाले जो ट्राइबल लोग थे उनको खेतर बनाकर, मतलब कि किस तरह से उनको एक कृषक में कन्वर्ट करना, अभी तक वो नेचर पे डिपेंड थे, उनको खेतर बनाना यानी उनसे कृषि करवाना। और जब ऐसा कराया जाता था कि ऐसे पर्वतवासी या वनवासियों को खेतीहर में कन्वर्ट किया जाता था तो वहां पर नए नए गांव बनने लगते थे, और जब ऐसे नए नए गांव सम्मिलित हो जाते थे नाडुओं में तो नाडु जो होता था उसका आकार बड़ा हो जाता था। पहले 85 गांव थे, बाकी जंगली क्षेत्र था। अब उस जंगली क्षेत्र को भी कृषि क्षेत्र में कन्वर्ट किया तो वहां पर भी गांव दिखाई दिए, तो वो नाडु जो है उसका आकार बड़ा हो गया, उसमें गांव की बड़ी संख्या सम्मिलित हो गई। ठीक है, ब्राह्मणों और मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमियों का आकार बढ़ा। इस टाइम पीरियड में हमें दिखाई देता है बड़े लेवल पर दक्षिण भारत में भूमि अनुदान प्रणाली चल रही है, और ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा है, मंदिरों को दान दिया जा रहा है, जो टेंपल बन रहे हैं उसके मैनेजमेंट के लिए मंदिरों को बड़ी भूमि दान
दी जा रही है, जिससे धीरे धीरे कृषि प्रसार में सहायता मिली। यानी जो इनको भूमि दान दी जाती थी, जनरली वो जंगली क्षेत्र होता था, तो ब्राह्मणों को भूमि दान दी तो वो वहां पे क्या कराएंगे, अब खेती करवाएंगे, तो लोगों को अपॉइंट करेंगे और वहां पे कृषि का प्रसार होगा। इसी तरह से मंदिरों को भूमि दान में दे दी गई, वहां का इतना एरिया तुमको दे दिया है, अब वो जंगली क्षेत्र है, तो मंदिर वहां पे धीरे धीरे लोगों को लगा के खेती करवाएंगे। तो ब्राह्मणों और मंदिरों को दान देने की वजह से धीरे धीरे क्षेत्र में कृषि का विस्तार या फिर प्रसार हुआ। चोल प्रदेश में नाडुओं को मिलाकर वलनाडु बनाए जाते थे, ठीक है। तो कई सारे ऐसे नाडु, देखो कई सारे सॉरी वलनाडु, वलनाडु के अंदर में क्या आते थे, कई सारे आपके नाडु आते थे, और एक नाडु के अंदर में आपके कई सारे गांव आते थे, और ये जो गांव होते थे ये बेसिकली आपस में एक दूसरे से नातेदारी से जुड़े होते थे। सभी के समझ में आ गया। तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। चोल राज्य को 4 मंडलों या प्रांतों में बांटा गया था, जो हमें पता लगता है कि बेसिकली इन्होंने अपने पूरे किंगडम को, ऐसा बुक में लिखाया गया है कि एनसीईआरटी में, कि ये पूरा का पूरा जो किंगडम है इसको बेसिकली ये 4 प्रांतों में डिवाइड करते हैं। जैसे आज हमारे देश में स्टेट्स है ना, वैसे ही उस समय प्रांत होते थे। राज्य को प्रांत की संज्ञा या प्रोविंस कहा जाता था, और ये जो प्रांत होते थे जनरली इन प्रांतों का मैनेजमेंट किसे दिया जाता था, राजा के जो राजकुमार होते थे, उनके जो बेटे होते थे ना, उनको एक एक प्रोविंस सौंप दिया जाता था कि तुम इसका मैनेजमेंट करोगे, ठीक है। उन्हें प्रांतों का अधिपति बना दिया जाता था। अधिकारियों को राजस्व मुक्त भूमि के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता था। अब इतना बड़ा क्षेत्र है, इतने बड़े लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो अधिकारियों की नियुक्ति भी होगी, और चोल किंगडम में जो अधिकारी नियुक्त होते थे उनको भूमि दिया जाता था, राजस्व मुक्त भूमि पारिश्रमिक के रूप में, यानी सैलरी के फॉर्म में क्या दे रहे हैं, एक ऐसा लैंड जिसका रेवेन्यू सरकार नहीं लेगी, तुम खुद कलेक्ट करो, खुद मैनेज करो। आप समझ पा रहे हैं, ये व्यवस्था तो हमें दिखाई देने लगती है ना गुप्तास के टाइम पीरियड में, वर्धन के टाइम पीरियड में तो ऑलमोस्ट सबको सैलरी के रूप में ये दिया जाता था। तो ये जो जमीन या भूमि अनुदान पारिश्रमिक के रूप में दिया जा रहा है ना, ये नॉर्थ में तो आपको कब दिखाई दे रहा है, वर्धन के टाइम पीरियड में बड़े लेवल पर दिख रहा है। दक्षिण भारत में चोलों के टाइम पीरियड में भी ये व्यवस्था हमें उभरती हुई दिखाई दी। चोल राजाओं ने राजमार्गों का जाल बिछा दिया, काफी ये लोग प्रॉस्पर थे, काफी समृद्ध थे। तो इन राजा के पास जितना भी टैक्स रेवेन्यू आ रहा था वो आम लोगों पर खर्च कर रहे थे, जैसे कि अच्छे से व्यापार चल सके, सेना का आवागमन अच्छा हो सके, इसके लिए रूट अच्छा होना चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए। तो इन्होंने राजमार्गों का जाल बिछा दिया था, जो कि व्यापार के लिए तो उपयोगी था ही था, और साथ ही साथ सेना के मूवमेंट के लिए भी, अगर लड़ाई लड़ने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, रास्ता ठीक है तो जल्दी मूव कर पाते थे। यह व्यापार वाणिज्य के लिए भी हम देखते हैं कि इन्होंने बहुत काम किया था। ट्रेड बहुत इस समय फल फूल रहा था, और व्यापार वाणिज्य इतना फला फूला कि बड़े बड़े व्यापारिक संघ दिखाई दिए, जिन्हें गिल्ड कहा जाता था। मतलब कि व्यापारियों का एक बड़ा ग्रुप जिनके पास में काफी पावर होती थी, और ऐसे ग्रुप इतने पावरफुल थे कि ये अब ट्रेड करने के लिए यहाँ जा रहे, कहाँ पर, जावा और सुमात्रा, वहां पहुंचकर वहां से ट्रेड कर रहे हैं। तो ट्रेड काफी प्रॉस्पर था इस टाइम पीरियड में। चोलों ने सिंचाई पर भी ध्यान दिया। कावेरी और जो उसकी दूसरी ट्रिब्यूटरीज हमें दिखाई देती है इस क्षेत्र में, उनकी सहायता ली, ठीक है। और वो जो कावेरी और उसकी दूसरी सहायक नदियां थी, उसकी सहायता कैसे ली कि उनके पानी का प्रयोग किया जाएगा सिंचाई में। तो सिंचाई की व्यवस्था की, अनेक तालाब बनाए, इससे क्या होगा, कृषकों को बेनिफिट होगा। तो आप देख रहे हो इंफ्रा पर ये बहुत काम कर रहे हैं, चाहे हम बात करें राजमार्गों की, चाहे हम बात करें सिंचाई संबंधी व्यवस्था की, उस पर ये बहुत काम करें। इवन इन्होंने ट्रेड पर भी काफी काम किया, और व्यापार को इतना प्रमोट किया कि बड़े बड़े व्यापारिक समूह दिख रहे हैं जो कहां से ट्रेड कर रहे हैं। आपका जो साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है, जावा सुमात्रा, जिसको प्रेजेंटली आप क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं, वहां से ये लोग ट्रेड कर रहे हैं। भू राजस्व में सरकार का भाग तय करने के लिए कोई कोई ऐसे शासक दिखाई देते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट फॉर्म रखना चाहते थे कि जितना उपजाऊ जमीन है ना, उतना ही सरकार को इनसे राजस्व वसूलना चाहिए। तो कुछ ऐसे राजा हुए थे जिन्होंने कि किस भूमि पर कितना राजस्व लगना चाहिए उसके लिए भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको मुगल्स के टाइम पीरियड में दिखाई देगी। वो मुगल्स, या फिर मैं बोलूंगी उनके पहले जो शूर शासकों का एम्पायर दिखाई देता है,
हुमायूं के बाद जो थोड़े से टाइम पीरियड के लिए 15 ईयर्स का, उन्होंने भी ये व्यवस्था की थी। तो यहाँ पर भूमि का सर्वेक्षण किया जा रहा है, ठीक है। भू कर के अतिरिक्त चोल राजाओं की आय का एक बहुत बड़ा सोर्स क्या था? व्यापार पर लगी चुंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पर कंट्रोल था। ये जो जिसे आप बोलते हैं पाक स्ट्रेट वाला रीजन, ओके। इधर आ जाइए, यहां पर साउथ ईस्ट एशिया में बीच में पड़ रहा है गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये जो पूरा का पूरा ट्रेड रूट था ना, इस पर इनका नियंत्रण था। और यहां से जो व्यापार हो रहा था, उससे इनको जो चुंगी मिल रही थी, वो इनकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सोर्स था, ठीक है। और साथ ही साथ पड़ोसी क्षेत्रों की लूट पर भी आधारित कुछ ना कुछ इनको मिलता था, क्योंकि ये वॉर लड़ते थे, जीतते थे, तो नो डाउट वहां से या तो वो खुद या तो फिर ये छीना झपटी करके जो भी है धन संपत्ति को लूट कर लाएंगे, ठीक है। चोल शासक समृद्ध थे, वे अपने नगरों को बसाने और मंदिरों जैसे शानदार स्मारक बनाने का बोझ उठा सकते थे। अब आप खुद सोचिए कि आर्किटेक्चर का ऐसा नमूना जो आपको साउथ में आज दिखाई देता है, कभी आप घूमने जाए तो आप वहां के टेंपल आर्किटेक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करिए, वो चोलास के टाइम पीरियड में दिखाई देता है। उस समय के जो उनके मूर्तियां बनी हुई दिखाई देती हैं। तो इस तरह का कला बनाना, यानी कि कलाकारों को प्रमोट किया जा रहा है। और इतने बड़े लेवल का आर्किटेक्चर बनाना, मतलब बहुत खर्च आ रहा है उसमें। तभी राजा बनवा पाएगा ना, जब उसके पास इतना पैसा होगा तभी तो इन चीजों में लगा रहा होगा। तो ये इतने समृद्ध थे जो हमें इन मंदिरों से दिखाई देता। आज भी आप साउथ के टेम्पल दिख जाइए, कितना ज्यादा टन्स में, लाख टन्स में आपको गोल्ड चढ़ते हुए मिलता है, ठीक है। चोलकालीन अभिलेखों के कारण हमें ग्राम शासन के बारे में भी जानकारी मिलती है कि यहाँ पर गांव का शासन जो है ना, वो दो तरीके से देखा जाता था। मतलब गांव में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला स्ट्रक्चर था, और वहां दो तरह की हमें सभाएं दिखाती हैं। एक सभा जिसे उर कहा जाता था, और दूसरा जिसको सभा या फिर महासभा कहा जाता था। उर जो था वो गांव के आम लोगों की सभा होती थी, जिसमें गांव के सभी आम लोग बैठक डिसीजन लेते थे। और वही जो सभा या महासभा थी, वो गांव के ब्राह्मण वर्चस्वशाली जो भी नाडू होते थे, उसके ब्राह्मण्स के जो गांव होते थे, या वर्चस्वशाली जो ब्राह्मण्स थे, उनके गांव होते थे, जिन्हें अग्रहर कहा जाता था। ऐसे ब्राह्मण गांव की सभा को क्या कहा जाता था? महासभा या सभा कहते थे। और उर गांव के आम लोगों की सभा को उर कहा जाता था। क्लियर हो गया? चलो, गांव के मामले में कार्यकारी समिति, गांव के मामले जो है कार्यकारी समिति संभालती थी, जिसमें संपत्तिशाली शिक्षित वर्गों को पर्ची डालकर चुना जाता था कि उस गांव का जो भी प्रभावशाली व्यक्ति हो। प्रभावशाली किस कंटेक्स्ट में हो? तो संपत्ति हो, फाइनेंशियली, और थोड़ा सा एजुकेटेड हो। तो ऐसे व्यक्तियों का नाम ही रखा जाता था और पर्ची उछाली जाती थी, जिसका नाम आ गया उसको चुना जाता था कार्यकारी समिति के रूप में। तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसमें हमें क्या स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? उर है, सभा है, कार्यकारी समिति है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है भू राजस्व के आकलन, संग्रह, कानून व्यवस्था की रक्षा, न्याय आदि में सहायता के लिए भी हमें कुछ समितियां दिखाई देती है। छोटी छोटी समितियां थी, कुछ कुछ लोगों को चुना जाता है और काम सौंपा जाता है कि तुमको यहाँ पर लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम होगा, डिसाइड करने का काम होगा, तुमको कलेक्ट करने का काम होगा, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ये समिति करेगी, यहाँ पे जुडिशियरी संबंधित काम ये समिति करेगी। तो इस तरह की कई सारी छोटी छोटी समितियों के फॉर्म में हम लोकल लेवल पर मैनेजमेंट करते हुए पाते हैं, ठीक है। चोल गांव में प्रचलित स्वशासन एक बहुत सुंदर व्यवस्था थी, लेकिन उनकी स्वायत्ता को सामंतवाद के विकास ने सीमित कर दिया। देखो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? लोग खुद अपना मैनेजमेंट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? तो लोगों में से ही कुछ लोग एक दूसरे को चुन रहे हैं और चुनकर उनको अपने मैनेजमेंट का काम सौंप रहे हैं। जैसे उर हो गई, सभा हो गई, ये सब क्या है? आपस में मैनेज करके काम कर रहे हैं। अन्य कार्यकारी समितियां हो गई, अदर कमिटीज हो गई। लेकिन जब वहां पर क्या आ जाएगा? सामंती व्यवस्था, यानी वो जो गांव अब तक इंडिपेंडेंट थे, अब उन गांव को दान दे दिया गया किसी अन्य को, और वो वहां का शासक बन बैठेगा सामंती व्यवस्था के अंतर्गत। तब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ढांचा धीरे धीरे टूटेगा ना, और ये सामंत ही डिसाइड करेगा क्या कितना किस मात्रा में होगा। तो ये ढांचा कब इसका पतन होने लगता है? जब वहां पे सामंती व्यवस्था घर करने लग जाती है। लास्ट है सांस्कृतिक जीवन। चोलों का जो सांस्कृतिक जीवन था वो कैसा था? चोल शासन में भक्ति आंदोलन का
और भी विकास हुआ, जिसका मंदिरों से गहरा संबंध था। देखो ये तो हम पढ़ेंगे आगे चल के, भक्ति सूफी बहुत डिटेल से पढ़ेंगे एक अलग चैप्टर के रूप में। लेकिन यहाँ पर राइटर बोल रहा है कि जो साउथ इंडिया है ना, वहां पर हमें इस समय भक्ति मूवमेंट दिखाई देता है। मैंने थोड़ा सा आपको पहले भी बताया था, भक्ति मूवमेंट में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं कि जो भी यहाँ पर साधक होता है, जो साधना करता है, वो अपने आप को ईश्वर को पूरी तरह से समर्पित कर देता है बिना किसी इच्छा के। ओके, और समर्पित मतलब कि कोई आकार मान के ईश्वर की पूजा नहीं कर रहा है, निराकार मानते हुए ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। कैसे? गा कर, नाच कर उनको प्रसन्न करें और अपने आप में ही खुद को संपूर्ण मान रहे हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पर यही होता है कि चोल शासन जो था वहां पर हमें भक्ति आंदोलन का काफी प्रभाव दिखाई देता है और वो वहां के मंदिरों में प्रदर्शित होता है। तो जब भक्ति मूवमेंट आप पढ़ते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं शैवों के बारे में, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। ओके, तो ये जो शैव और वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित होकर हमें ये मंदिर बनते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें शिव, विष्णु, इनकी पूजा अर्चना होते हुए दिखती है। ठीक है, इनके द्वारा बड़े विशाल मंदिर बनवाए गए, जैसे तंजावुर, गंगईकोंड, चोलपुरम, कांची। तो कई सारे ऐसे फेमस टेम्पल आपको साउथ इंडिया में दिखाई देंगे। और ये जो फेमस टेम्पल है, इनका फॉर्मेशन कौन करता है? चोल करते हैं। द्रविड़ियन आर्किटेक्चर में या द्रविड़ियन शैली में, अभी हम उसकी बात करेंगे। दक्षिण में मंदिर निर्माण की कला चोल राज्य में ही चरम पर पहुंची, जिसे वास्तुकला की द्रविड़ शैली के रूप में जाना जाता है। क्या होता है वास्तुकला की द्रविड़ शैली? यानी खास शैली होगी और ये अभी नहीं बनी थी, ये शैली ऑलरेडी आ चुकी थी, लेकिन जो इसका एक क्लाइमेक्स फेज है ना कि हाँ यही है, वो बिल्कुल परिपक्वता पर पहुंच चुका है, वो हमें चोलों के टाइम पीरियड में दिखाई देता है। ठीक है, तो द्रविड़ियन शैली की अपनी एक खास विशेषता हुआ करती थी। क्या है वो विशेषता? ओके, जानते हैं। पूरा ढांचा एक खुले दलान के बीच, और ओके, इस शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ये जो पूरी की पूरी द्रविड़ियन आर्ट है, वो हमें टेम्पल आर्ट जो है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। इसमें बेसिकली क्या होता था, ये देखिए, एक पूरा खुला दलान होता था, उसमें इस तरह से टेम्पल बनाए जाते थे, बड़ा सा एक जमीन है। तो इस शैली की प्रमुख विशेषता क्या होती थी? गर्भगृह के ऊपर मंजिल दर मंजिल बनाते जाना। मंजिलों की संख्या 5 से 7 होती थी तथा उनकी एक खास शैली होती थी जिसे हम विमान कहते थे। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हो ना, एक के ऊपर एक, ये बोल रहा है कि 5 से 7 काउंट कर सकते हो आप। ठीक है, तो नीचे ये पूरा टेम्पल था, नीचे बेस दिया जाता था, फिर 1 2 3 4 5 इस तरह 5 से 7 जो है ये हमें गर्भगृह, गर्भगृह मतलब जहां पर भगवान विराजते थे। तो ये जो अंदर गर्भगृह है ना, इसके ऊपर हमें इस तरह से ऊपर मंजिल दर मंजिल बनते हुए दिखाई देती थी। ये मंजिलों की संख्या जनरली इन टेम्पल्स के ऊपर 5 से 7 बनते हुए दिखाई देती थी और उनकी एक खास शैली होती थी जिसको हम विमान कह रहे हैं। ठीक है, मंडप नाम का खंभों वाला कक्ष होता था। तो ये जो आपको दिखाई भी दे रहा है ना, ये इतना इजी नहीं है। ठीक है, इसको बना के प्रॉपरली ऊपर प्लेस किया जाता था, जो अपने आप में एक बहुत बोल सकते हैं एक बहुत बड़ा काम होता था। इजी नहीं था, बहुत टफ था, ह्यूमन लेबर भी लगता था, मनी भी अच्छा खासा यहाँ पर लगते हुए हमें दिखाई देता है। आगे बोल रहा है मंडप नाम का खंभों वाला कक्ष। अब जो ये जैसे एंट्रेंस होता है ना आपका, यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर आपको खंभों वाला एक बाहरी कक्ष दिखाई देगा, जिसको ये मंडप कह रहे हैं। ये गर्भगृह के सामने होता था, यानी अंदर जो गर्भगृह जहाँ पर भगवान विराजे हैं उसके जस्ट सामने ये होता था, जिसको आप मंडप कहते थे। और ये जो मंडप है ना, वो सभा भवन का काम करता था। जब भी आप जाइए साउथ के टेम्पल्स में, आप ये देखेंगे कि ये किसका काम कर रहा है, ये आपका काम कर रहा है किसका? बेसिकली एक सेकेंड, ये काम करता है आपका सभा भवन का। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। कभी कभी गर्भगृह के चारों ओर एक गलियारा भी बनाया जाता था जिसमें भक्त परिक्रमा कर सकते थे। तो बोल रहा है कि इसके चारों ओर हम देखते हैं, अंदर जब जाते हैं तो गर्भगृह के चारों ओर एक गलियारा बना दिया जाता था जहां पर भक्त भगवान के चारों ओर घूम के आराधना करते थे। पूरा ढांचा एक खुले दलान के बीच होता था जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें होती थी और इसमें एंट्री के लिए एक दरवाजा होता था जिसको हम गोपुरम कहते थे। भव्य दरवाजा होता था जिसको गोपुरम कहा जाता था। यानी यहाँ पर हमारे
ये टेम्पल है ये पूरा खुले दलान में होता था, चारों ओर दीवार बना के एक एंट्रेंस दे दिया जाता था जिसको ये गोपुरम कह रहा है, ठीक है। कालांतर में विमानों की ऊंचाई और बढ़ी, दलानों की संख्या बढ़ी, गोपुरम अधिक सुसज्जित होते गए और इस तरह मंदिर लघु नगर के रूप में हमें दिखाई दिए। ये नहीं बोल रहे कि पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, अगर आप इसे देखो तो आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे इस तरह से ये जो दलान है ना ये बढ़ता जाता है, इसमें हमें नए नए इस तरह से बनते हुए दिखाई देते हैं टेम्पल्स, और ये खुद एक छोटे नगर के रूप में दिखाई देता है क्योंकि इसमें बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी होने लग जाएगी ना। आप मंदिर में जा रहे हैं, उसके लिए आपको प्रसाद चाहिए, फूल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारे लोग, कामगार, मंदिर में सफाई कर्मचारी, पंडित जी, तो एक छोटा सा नगर बनते हुए दिखाई देगा। वो लोग वहां रहेंगे, पूरी वहां से व्यवस्था करते हैं, पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मैनेज करते हैं, ठीक है। इन्हें अपने खर्चों के लिए राजस्व मुक्त भूमि अनुदान में मिलती थी, और ये जो टेम्पल था इनको बड़े लेवल पर लैंड ग्रांट दिया जाता था, भूमि अनुदान दी जाती थी। कुछ मंदिर तो इतने समृद्ध हो गए थे कि व्यापार करने ऋण जो है वो ब्याज पर देने लग गए थे। ये धीरे धीरे टेम्पल्स इतने प्रॉस्पर हो जाते हैं ना कि ये लोग ट्रेड में घुस जाएंगे, व्यापार करने लग जाएंगे, इतनी ज्यादा प्रोस्पेरिटी इनके पास आ जाती है, और फिर ये धन भी ऋण पर देने लग जाते हैं, ठीक है। द्रविड़ शैली का आरंभिक उदाहरण है कांचीपुरम में 8वीं सदी का कैलाश टेम्पल। ओके, तो कांची का जो कैलाश टेम्पल है वो द्रविड़ शैली का सर्वोच्च आरंभिक उदाहरण है, और द्रविड़ियन शैली का जो एक पीक या क्लाइमेक्स दिखाई देता है वो क्या है, बृहदेश्वर टेम्पल, जिसे हम राजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं। और ये किसने बनाया था, राजराज फर्स्ट ने बनाया था, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, राजेंद्र का जो पिताजी था। गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर भी एक अपने आप में कला का सर्वोच्चतम उदाहरण है, लेकिन अभी हमें वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिलता है, काफी ज्यादा वो अस्त व्यस्त हो चुका है, टूटी फूटी हालत में पहुंच चुका है, ठीक है। तो बस राइटर इसी के साथ कंक्लूड करता है, और राइटर यहां पर आपको बताता है कि अगर आप अच्छे से देखते हैं तो ये जो टाइम पीरियड था द्रविडियन आर्किटेक्चर के फॉर्म में, तमिल लिटरेचर इस समय काफी फलता फूलता है, स्कल्पचर और ब्रॉन्ज वर्क हमें इस समय दिखाई देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमें दिखाई देता है, कांसे की मूर्तियां बनते हुए हमें यहाँ पर दिखाई देती है। यानी कुल मिला के कला के रूप में ये अपने आप में एक अद्भुत काल था कला के विकास के लिए, ठीक है। ज्यादा हम इसके डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आर्ट एंड कल्चर वाला हमारा जो टॉपिक आएगा वहां पर हम वर्ड टू वर्ड इसको डिटेल से डिफाइन करते हुए चलेंगे। तो आई होप ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यहाँ तक सभी को चीजें समझ में आ गई होंगी। इसको अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।